हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ अपनी तैयारी करते रहें, आप अवश्य सफल होंगे। और आपकी सफलता के लिए हम भी छोटा सा प्रयास करते हैं। आपको सारे टॉपिक हम क्लियर करा रहे हैं। तो आज से आपको पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पर वीडियोज मिलना शुरू हो रही हैं। ठीक है, एसएसटी यानी पेपर 2 की तैयारी कराएंगे हम। और ये आपकी क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक पहले हम कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पर वीडियो आपको मिल चुकी है और क्लास 7 की आज से आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 की सारी वीडियोज अवश्य देखें और एनसीईआरटी पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। और इस बुक में हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे, इन्हें पर हम पहले एक नज़र डालते हैं। तो पहला है आपका पर्यावरण है। हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, रेगिस्तान में जीवन। यानी ये हमारे 9 अध्याय हैं इस बुक के अंदर। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहला अध्याय लेते हैं और पहला अध्याय है आपका पर्यावरण। देखो, हम कहीं से भी नोट्स से पढ़ लें, पीडीएफ से पढ़ लें, ऑनलाइन पढ़ लें, ऑफलाइन पढ़ लें, बुकों से पढ़ लें। ठीक है, बाकी जो भी कंपटीशन बुक हमारी आती हैं। लेकिन आपको अगर सीटेट पास करना है तो आपको 2 चीज़ें अवश्य फॉलो करनी होगी। पहला है आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी होगी और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को अवश्य सॉल्व करना होगा। ये 2 आपके मतलब सीटेट पास करने की बेस हैं। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों को आप अवश्य फॉलो करिए और ये 2 चीज़ें हम भी आपको अपने चैनल पर आपको करा रहे हैं। पीवाईक्यू आपको डेली मिल रही है और आज से आपको एनसीईआरटी की क्लासें भी मिलना शुरू हो रही है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय है आपका पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। यानी हमारी ये जो एनसीईआरटी होती है, यहाँ हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे हमारा पर्यावरण हो, हमारी सौरमंडल हो। ठीक है, और हम क्लास 6 में सौरमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक कहानी के रूप में हमें प्रस्तुत करके दी जाती हैं जो हमारे यानी मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं इसमें कोई भी तोड़ नहीं करती हूँ, मैं सीधा सीधा आपको चैप्टर ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप चैप्टर पढ़ें और अगर आप पीडीएफ से स्वयं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ जहाँ कहीं भी समझाने वाली बात आती है वो मैं आपको वीडियो में समझाती हूँ। लेकिन अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक हमेशा डालती हूँ। वंदना अकेडमी नाम से ही है ग्रुप, तो वहाँ सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। यानी शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, हवा, वायु, ठीक है, और आसमान यानी नदियां, पर्वत, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब क्या है, वही हमारा पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, हाँ, शिक्षक ने कहा कि ये सारी चीजें क्या है, हमारे पर्यावरण ही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि देखो इसमें कितनी सरल भाषा में पर्यावरण समझाया गया है। यानी ये हम बच्चों की, ठीक है, तरीके से इसको समझाते हैं। यानी बच्चों को आपको किस तरीके से सिखाना है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ये सबसे सरल परिभाषा है। लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा वस्तुओं की सूची बनाइए। यानी कौन सी चीजें मानव के द्वारा निर्मित हैं और कौन सी चीजें हमारी प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है।
ये हमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, जल खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? मूल आधार है। यानी इसके बिना जीवन संभव नहीं है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो मनुष्य कैसे परिवर्तन करता है इसमें? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। यानी ये सारी चीजें क्या करती है? ये सारी चीजें पर्यावरण में परिवर्तन लाती हैं। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यानी ये सारी चीजें हम बनाते हैं और ये सारी चीजें फिर क्या है? हमारे पर्यावरण में परिवर्तन करती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पर्यावरण के घटक हैं। तो पर्यावरण के घटक में आपके ये प्राकृतिक हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक हैं और ये आपके मानव निर्मित हैं। तो प्राकृतिक में आपका स्थलमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, सजीव जैवमंडल है। और मानव निर्मित में आपकी इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, स्मारक हैं, उद्योग हैं। और ये पर्यावरण के घटकों में ये मानव निर्मित और ये प्राकृतिक। और इसके बाद है आपका मानव। तो मानव में आपका एक व्यक्ति भी है, ठीक है, परिवार भी आता है, आपका समुदाय भी है, धर्म भी है, शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। तो ये सारी चीजें आपके मनुष्य में आती हैं। जीवी एवं अजीवी, यानी पर्यावरण के भी दो घटक होते हैं, जीवी और अजीवी। यानी जैविक और अजैविक भी इन्हें बोलते हैं। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, अजीवी निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। यानी ये आप देख पा रहे होंगे कि आपकी इस बुक में पर्यावरण की कितनी सरल, ठीक है, और सहज परिभाषा दी गई है, जो आपके बिल्कुल मन मस्तिष्क में अंकित हो जाएगी और छोटे बच्चों के भी मन मस्तिष्क में ये अंकित हो जाएगी कि पर्यावरण क्या है, ठीक है। और इसमें दो घटक आपके शामिल हैं, ठीक है, जीवी एवं अजीवी। आगे बढ़ते हैं हम। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, ठीक है। यानी इसका क्या अर्थ है? आपका पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। वीडियो आपकी थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि डेली हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आधा चैप्टर हमने आज पढ़ लिया, आधा हम कल पढ़ेंगे। हम पूरा चैप्टर एक बार में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप धैर्य के साथ पूरा पूरा वीडियो अवश्य पढ़ें। अभी आपके पास टाइम है, आप इसे अवश्य देखें और नोट्स बनाएं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी में पढ़ ली हैं। आइए अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों पर एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी पृथ्वी की ठोस परपटी, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी भाग होता है ठोस जैसे परपटी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम स्थलमंडल कहते हैं। और इस पर क्या क्या पाया जाता है? इस पर चट्टानें पाई जाती हैं, खनिज है से बना होता है और ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी आदि यानी ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां इसके ऊपर पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। ये एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकते हो, ठीक है। आप ये देखो, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और इसमें आपका क्या क्या शामिल है आपके पर्यावरण में।
ठीक है, ये जलमंडल है आपका, जैवमंडल है, वायुमंडल है और ये आपका स्थलमंडल है। यानी ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण में शामिल होती हैं। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? आप इस पर ये सारी एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकते हो। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा है इत्यादि। ये सारी चीजें बच्चों से आप अवश्य पूछें। ठीक है, यानी ये सारी चीजें क्या होती है, ये बच्चों को अपने पर्यावरण से, ठीक है, यानी दैनिक जीवन से जोड़ करके पर्यावरण का ज्ञान कराना होता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, वायुमंडल को किस तरीके से हमारा टिका हुआ है? तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारतंत्र की बात करते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब पारतंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कोकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। ये हम देखते हैं पहले। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये प्रश्न आपका सीटेट, यूपीटेट या सभी एग्जामों में अवश्य पूछा जाता है कि आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून। वस्तु विनिमय पद्धति, ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। यानी एक वस्तु के दूसरे हम दूसरी वस्तु लेते हैं तो ये हमारा वस्तु विनिमय कहलाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारतंत्र हो सकता है। ठीक है, यानी पारतंत्र किसे कहते हैं? पारतंत्र में हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं और यानी हमारे पेड़ भी शामिल होते हैं, घास भी शामिल होती है और ये एक दूसरे को, तो पारतंत्र आपको अवश्य पढ़ा होगा आपने। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ।
सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अर्थात हमारा जो मनुष्य था, जो सबसे पहले प्रारंभिक मानव, जिसे हम आदि मानव भी कहते हैं, तो ये अपनी जो इसकी आवश्यकताएं होती थी वो सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर रहता था। अपनी प्रकृति के साथ ही मतलब जीवन व्यतीत करता था। प्रकृति से उसे जो मिल जाता था वही खाता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, उसने घरों में रहना सीखा। तो फिर इसके लिए घर बनाने के लिए उसने मतलब वृक्षों को काटना शुरू किया और अन्न उगाना सीखा। तो अन्न उगाने के लिए भी, भूमि के लिए, मतलब खेती के लिए भी उसने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू किया। इस तरीके से बहुत सारी क्रांति आई, पहिए का मतलब आविष्कार हुआ। ये सारी कुछ परिवर्तन थे जो पर्यावरण परिवर्तन में भी सहायक थे। देखो, आओ कुछ करके सीखें। आप ये बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे? उनका पसंदीदा फल कौन सा था? गर्मी एवं सर्दी के मौसम वे किस तरीके से बिताते थे? ठीक है, ये सारी जानकारी आप बच्चों से करवा सकते हो। ये एक्टिविटी है। रवि को कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। अब ये भी देखो, शिक्षक ने बच्चों को क्या कर दिया, एक्टिविटी करवा दी। यानी वो गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे तो वहां से ये सारी चीजें सीख करके आएंगे। अब देखो आपके प्रश्न कैसे बनते हैं। पारतंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पारतंत्र में क्या क्या शामिल है? आप कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थल मंडल क्या है? जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जैव मंडल क्या है? और ये देखो, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारतंत्र नहीं? आपका वन है, ताल है, मरुस्थल है। तो इनमें से आपको मतलब एक प्राकृतिक पारतंत्र आपसे नहीं पूछा है, कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण का आपसे पूछा है, तो इसमें आपका हो गया स्थल। ठीक है, पहले वाले का कमेंट करके आपको बताना है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अब इनमें से मानव निर्मित पूछा है तो आपका सड़क हो गया। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि? तो आपका है जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। ठीक है, जैवमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। वायुमंडल, जलीय क्षेत्र। स्थलमंडल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पर्यावरण, हमारे आसपास। ठीक है, ये आपका आगे है। कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इस तरीके से, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका चैप्टर 2 है और इसे हम कल पढ़ेंगे। इसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की बात करेंगे। जैसे कि ये हमारा ऊपरी भाग है जिसे हम परपटी कहते हैं। अंदर आपका मेंटल है, क्रोड है, ठीक है, और सीमा है, बाह्य कोण है, आंतरिक कोण है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और महाद्वीप, महासागरों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आप, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और आप सारी एनसीईआरटी सीरीज अवश्य देखें अगर आप पेपर में पास होना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको एसएसटी की पीवाईक्यू भी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें।